Hello guys, myself Tanishq Dev Singh. I recently cleared NEET 2022 एंड मुझे ऑल इंडिया के राउंड वन में गवर्नमेंट गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल अलॉट हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बिकॉज इन फ्यूचर के मेरे जितने भी मेडिकल के फन इंजॉयमेंट के जितने भी व्लॉग्स हैं मैं सब वहीं पर ही अपलोड करने वाला हूँ। आज हमारे साथ है हमारी दोस्त रितिका रानी, जिन्होंने नीट 2022 में 680 मार्क्स स्कोर किया है। तो रितिका, इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। Hello everyone, myself Ritika Rani. This year I scored 680 in NEET. मेरे बॉटनी में 175 एंड जूलॉजी में 170 मार्क्स है. सो हेयर टुडे आई एम विद तनिष्क टू शेयर माय नीट डे एक्सपीरियंस एंड माय नीट प्रिपरेशन जर्नी. तो रितिका, जैसे कि सब लोग जानते हैं, नीट में बायोलॉजी का पेपर बहुत ज़्यादा ही लेंदी था और हमारी वीडियो का भी मेन टॉपिक बायोलॉजी ही है आज। तो यस. बायोलॉजी में बच्चों को 1 घंटा 15 मिनट ऐसे बायोलॉजी को अटेम्प्ट करने में लगा था। तो आपको कितना टाइम लगा और आपने कैसे कितनी बार रिचेक की जाए, थोड़ा बताइए। सो मैंने नीट के टाइम पे बायोलॉजी के सेक्शन से स्टार्ट किया था. आई स्टार्टेड विथ बॉटनी एंड देन मैंने जूलॉजी का सेक्शन किया था. सो अराउंड मुझे 35 मिनट्स लगे थे टोटल. सो कुछ जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, लेंदी थे या फिर मुझे कन्फ्यूज़न थे, मैंने उन्हें सर्कल कर लिया था ताकि मैं उन्हें बाद में रीचेक करूँ. सो जब 2 आवर्स में मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी सेक्शन कंप्लीट कर लिया, तो मैंने पहले उन सर्कल किए हुए क्वेश्चन को रीचेक किया एंड अगेन फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ भी सेम यही हम्म। करने के बाद पूरे बायोलॉजी के क्वेश्चंस को एक बार मैंने रीचेक कर लिया. सो टोटली यू कैन से कि मैंने 3 टाइम्स उस टाइम पूरे बायोलॉजी के सेक्शन को कवर किया ताकि मेरे सिली मिस्टेक्स कम हो सकें. राइट, रितिका ने बिल्कुल सही बोला। रितिका, आपने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे मतलब डील किया, क्योंकि अब की बार ये एक न्यू पैटर्न सा आ गया था और इतनी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस थे, कैसे डील किया आपने? स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन उतने लेंदी होते हैं और थोड़ा टाइम लगता है. सो पेशेंटली और उसे बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत होती है. सो मैंने उसे आराम से पढ़ा और समझा कि उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है. सो मुझे इजी हुआ. और ये मेरी पर्सनल सजेशन है कि आप लोग थोड़े टाइम को सेव करें एग्ज़ाम पीरियड में, ताकि आपके पास जो टाइम बचे उसमें आप बायोलॉजी के सेक्शन को रीचेक कर सकें और अपने जो सिली मिस्टेक्स को रिड्यूस कर सकें. सो तनिष्क, ये तो बात हुई नीट डे की. आप मुझे ये बताओ कि आपके नीट प्रिपरेशन जर्नी में बायोलॉजी का क्या रोल रहा और एनसीईआरटी का क्या रोल रहा है. देखो, बायोलॉजी का मेरे इसमें नीट प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ज़्यादा रोल रहा, पर जबकि आई शुड से कि 100% रोल था। बिकॉज पिछले बिल्कुल. साल तक क्या होता था कि एक दो क्वेश्चंस बाहर से आ जाते थे। क्यों रितिका, ऐसा होता था ना? हाँ, पिछले साल तक तो थोड़ा ये था, बट इस साल मोस्टली क्वेश्चन आप कह सकते हो कि सारे क्वेश्चन हंड्रेड एनसीईआरटी से परसेंट आए ही थे. हमारे एनसीईआरटी से ही आए थे बस. क्वेश्चंस। और बस थोड़े मतलब मैं ट्विस्टेड थे. हाँ, थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चंस थे, रितिका ने बिल्कुल सही कहा। और मतलब मेरा ये स्ट्रैटेजी होती थी कि बायोलॉजी के लिए मैं सुबह आपका 4:30 या 5 बजे से उठ जाता था और आपका 3 to 4 आवर्स बायोलॉजी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ता था। अगर थोड़ा बहुत बीच में थक जाता था, क्योंकि बच्चे नॉर्मल थक ही जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, तो बिल्कुल. 10 to 15 मिनट्स का रेस्ट ले लेता था। लेकिन उसके जब 3 to 4 आवर्स करने के बाद फिर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को अपना टाइम देता था। और जब शाम हो जाती थी और जब मैं थोड़ा फ्री हो जाता था, तो जो सुबह चैप्टर्स मैंने पढ़े थे मैं उनके न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करता था। और इससे क्या होता था कि मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती थी और फिर मेरे को अच्छा कॉन्सेप्ट जो था दिमाग में बैठ जाता था। तनिष्क, मेरे साथ भी कुछ ऐसा था. मैं भी एनसीईआरटी के पेज के बगल में लिख लेती थी जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, या आप कह सको तो समरी के रूप में मैं लिखते रहती थी, ताकि जब मैं बाद में उसे रिवाइज करूं तो मुझे उतना टाइम ना लगे, मुझे उतनी डेप्थ में ना पढ़ने की ज़रूरत पड़े जितना मुझे पहली बार पड़ी थी. बस मैं उन्हें ऊपर ऊपर से देख लूँ और पूरे चैप्टर को जल्दी से कवर कर लूँ. अरे रितिका यार, ये काम तो मैंने भी किया था। मतलब मैंने अपने घर में जो वॉल थी ना, उस पे एक पेपर चिपका दिया हाँ. था। उस पे मेरा मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के जो टिश्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स जितनी भी थी, मैंने मेंशन कर दी थी। और इससे यार मेरे को बहुत ज़्यादा ना हेल्प मिली। जब नीट एग्ज़ाम के दिन मैं जा रहा था, तो मैंने जाते-जाते ऐसी नज़र पड़ गई उस पेपर पे और मैंने नोटिस किया कि यार एग्ज़ाम में वहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया था और मुझे इतना खुशी मिली ना। क्यों रितिका, ऐसा होता है ना जब क्वेश्चंस पढ़े हुए आ जाते हैं हमारे? हाँ बिल्कुल तनिष्क, ये जो भी वॉल पे हम लोग स्टिकी नोट्स या जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस चिपकाते हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है. और जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट या एग्जाम डे पे आते हैं, तो तुरंत ये रिकॉल हो जाते हैं और फिर हमें बहुत खुशी होती है कि हमने वैसा कुछ किया था. राइट।
कृतिका ने सही सो कहा। तनिष्क, ये तो बात हुई। आगे आप ये बताओ स्टूडेंट्स को जो बहुत डाउट रहता है कि कैसे आप बायोलॉजी की रीडिंग स्पीड को इंक्रीज़ कर सकें? क्योंकि बाकी टाइम हमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री को भी देना होता है। राइट। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि स्पीड इंक्रीज़ करना 2 दिन, 4 दिन या 1 महीने या 2 महीने का काम तो नहीं है। बिल्कुल इसके लिए नहीं। एक लॉन्ग जर्नी है, क्यों रितिका, टाइम तो काफ़ी लगता है ना स्पीड इंक्रीज़ करने में। हाँ, पहले अगर कंसेप्ट बिल्ड हो जाए तो फिर आपको आसानी होगी, लेकिन पहले आपको फर्स्ट टाइम में आपको थ्रोली चैप्टर्स के जाना पड़ेगा, फिर बाद में धीरे-धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। रितिका ने बिल्कुल ये सही कहा कि स्टार्टिंग में आप चैप्टर्स को मतलब बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, जितना भी टाइम लगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल। बिल्ड कर लीजिए। जब आप 4 से 5 बार उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, जब शुरुआत होगी आपका रियल गेम की। आपको करना क्या है, अब आप जब भी चैप्टर को रिवाइज़ करें, आप सिर्फ़ अपनी इंपॉर्टेंट मार्क्ड लाइन्स, और जैसे रितिका ने कहा कि ये साइड में नोट कर लेती थी और मैंने कहा कि मैं वॉल पे पेस्ट कर लेता था, तो उन चीज़ों को पढ़ना है। और एनसीईआरटी के पेज में जो इम्पोर्टेंट और आपको कुछ और लग रहा है, तो आप उसको जल्दी-जल्दी पढ़िए, जिससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। और जो सबसे बेस्ट मेथड है ना स्पीड इंक्रीज़ करने का, वो है आपका मॉक टेस्ट देना। तो रितिका, आप बताइए कि आप 1 वीक में मतलब कितने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते थे? मेरा लास्ट के टाइम पे 1 वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट हो जाता था, बट बायोलॉजी के क्वेश्चंस तो मैं हर डे थोड़ा-थोड़ा कर लेती थी। तो बस मॉक टेस्ट में आप जितना अच्छा करोगे, उतना ही आपके नीट डे पे रिफ्लेक्ट होगा। तो मॉक टेस्ट को आपको बहुत अच्छे से देना है, और सिर्फ मॉक टेस्ट दे के ये नहीं कि छोड़ दिया, भई उसको हुँ, एनालाइज़ करना है और उसके राइट। टाइम मैनेजमेंट को देखना है। शुरू में तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तनिष्क, बाद में तो फिर हुँ। धीरे-धीरे आपकी टाइम मैनेजमेंट सही होती जाती है। आप लोग सभी ये काम करें कि आप स्टार्टिंग में अपना टारगेट सेट कर लें, और हाँ, मॉक टेस्ट जो देना वो बिल्कुल 3 आवर्स जो नीट का टाइम होता है वही वाला लेकर चलें, तो आपको असली टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा। आप लोग ये करें कि बायोलॉजी में अपने आप को 50 मिनट्स अराउंड दे के चलें, टारगेट सेट करें, ठीक है? स्टार्टिंग में आपको क्या होगा, 1 आवर लगेगा, 1 आवर 15 मिनट्स लग सकते हैं, लेकिन स्लोली जब आप करने लग जाएँगे ना, मॉक टेस्ट देने लग जाएँगे, तो आपका जो टाइम है ना, ये 40 मिनट्स, 45 मिनट्स इसमें आपका रिड्यूस हो जाएगा, और नीट वाले दिन हाँ। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। मैं ये बोलना चाहूँगी कि शुरू में आपको पेशेंस लूज़ नहीं करना है, पहले आपको टाइम लगेगा, बट धीरे-धीरे आपका टाइम कम होते जाएगा और आप उसको जल्दी कंप्लीट कर लोगे। ऋतिका ने बिल्कुल सही कहा। तो फिर ऋतिका वाइंड अप करेगा इस सेशन को? बिल्कुल। लोगों को किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। वी विल आंसर दैट क्वेश्चंस। और आपको इस तरह की सीरीज़ फिज़िक्स या केमिस्ट्री के लिए भी चाहिए तो ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑफ तनिष्क। थैंक यू। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और काइंडली हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, थैंक रिमेन करेजियस। यू। थैंक यू।